हाय दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में। ये जो बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके बारे में जो है हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू बिल इन द लोकसभा टू इनलेवल साइमल्टेनियस इलेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन 129 अमेंडमेंट बिल एंड द यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल। लोकसभा में एनडीए गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है जो 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, और उसके बाद जो है यूनियन टेरिटरीज का जो लॉ है अमेंडमेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लें। अगर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Constitution Amendment Bill aim to synchronize the term of the Lok Sabha and the State Assembly। ये बिल इसलिए लाया गया है कि लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन जो होता है वो दोनों को एक साथ करवाया जाए। ऑन द अदर हैंड, consequential amendment bill aim to amend relevant law for the union territories and Delhi to facilitate simultaneous election। ये बिल जो लाया गया है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली को दोनों एक साथ करवाने के लिए, और उसके बाद जो अमेंडमेंट बिल जो होगा, जो यूनियन टेरिटरी का जो कुछ लॉ है उसमें अमेंडमेंट होगा, और जो दिल्ली का जो लॉ है उसमें जो है कुछ अमेंडमेंट होगा। दिस बिल वेयर पास फॉर इंट्रोडक्शन विद 269 वोट इन फेवर ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट एंड 198 अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बिल विल नाउ बी सेंट टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जब ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो अपोजिशन ने इस बिल को अपोज किया। उसके बाद जो है इसमें डिवीजन हुआ कि ये बिल इंट्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, पार्लियामेंट में ये बिल आएगा कि नहीं आएगा। जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो 269 वोट जो है एनडीए गवर्नमेंट ने दिया, और 129 जो है इस बिल के अगेंस्ट में पड़ा। 461 टोटल जो है मेंबर जो प्रेजेंट है उसमें से 269 जो है फेवर में वोट किए और 198 जो है अगेंस्ट में वोट किए। उसके बाद जो है ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। A high-level committee chaired by the former President Ramnath Kovind had earlier recommended simultaneous election। इस बिल को आने से पहले एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिनके चेयरमैन जो थे, चेयर जो कर रहे थे, जो चेयरमैन थे वो रामनाथ कोविंद जी थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को कि आप जो है एक साथ में इलेक्शन करवाएंगे। इस बिल का की टेक अवे फ्रॉम द बिल। इस बिल का जो की चीज जो है पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद जो है इस बिल को पूरा डिटेल से जानेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग बिल के बारे में जानेंगे। इस बिल में जो सबसे पहला जो चीज बताया गया, स्कोप ऑफ साइमल्टेनियस पोल। इसमें अप्लाई ओनली टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें पहले सबसे पहले बताया गया है कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो होगा, पार्लियामेंट का, लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट असेंबली, जितने भी स्टेट है इंडिया में, तमाम स्टेट का जो एक साथ इलेक्शन होगा, एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताया गया सेकेंड में, वो है टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कब होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। Realistically, simultaneous poll may be begin with the 2034 election cycle, assuming the 18 and 19 Lok Sabha complete full 5 term years। ये हम लोग टर्म समझते हैं। 2034 जो लिखा हुआ है, ये जो बिल में जो 2034 नहीं लिखा हुआ, ये जो है अंडरस्टूड है। इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे कि 2034 क्या है। The president will issue a notification on the first sitting of the Lok Sabha after the general election to implement the amendments। इसमें जो बताया गया है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें जो फर्स्ट सिटिंग होगा लोकसभा का, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के होने के बाद जो फर्स्ट सिटिंग होगा लोकसभा का, उसमें जो है प्रेसिडेंट जो है नोटिफाई करेंगे कि ये जो है ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। इस बिल को हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। 2024 से लेके 2029 तक जो है ये 18 लोकसभा होगा। यहाँ 18 लोकसभा लिखा हुआ, कंप्लीट टर्म पूरा करेगा। उसके बाद जो है 29 से 34 तक जो होगा वो 19 होगा। उसके बाद 34 से लेके जो है 2034 से लेके 2039 तक जो है ये 20 लोकसभा होगा। इसमें बताया गया है कि लोकसभा का जो फर्स्ट शेड्यूल होगा उसमें जो प्रेसिडेंट जो है नोटिफाई करेंगे कि ये बिल जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो ये 14 का तो इलेक्शन हो चुका है।
2014 का इलेक्शन हो चुका, ये इलेक्शन जो चलेगा 2029 तक चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा ये 2029 में होगा। ये 2029 में इलेक्शन होगा। 2029 में इलेक्शन होने के बाद जो 2029 का जो फर्स्ट लोकसभा का जो सीटिंग होगा, इसमें जो है प्रेसिडेंट जो है नोटिफाई करेंगे कि ये जो है बिल जो है इम्प्लीमेंट होगा। 2029 में नोटिफाई करने के बाद ये जो है 2034 तक ये जैसे नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मली चलेगा 5 ईयर तक। जिस तरह से यहाँ बताया गया कि 18 19 जो है लोकसभा कंप्लीट करेगा, 18 भी कंप्लीट करेगा, 19 भी कंप्लीट करेगा। उसके बाद जो यहाँ से नोटिफिकेशन करने के बाद 29 में, उसके बाद जो है 34 से जो है पॉसिबिलिटी है कि 34 से जो है इलेक्शन जो होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, एक साथ में इलेक्शन होगा। अगर इसको समझने में कंफ्यूजन होगा तो एक बार और बैक करके आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तो आपको जो है पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है इसमें एक और प्रोविजन दिया गया, मिड टर्म इलेक्शन प्रोविजन दिया गया। मिड टर्म इलेक्शन प्रोविजन दिया गया, तो हम लोग भी इसको भी समझेंगे हम लोग। द बिल्स इंक्लूड प्रोविजन फॉर सिचुएशन वेयर द मिड टर्म इलेक्शन माइट बी रिक्वायर्ड एट द स्टेट एट सेंट्रल लेवल। इस बिल में बताया गया है कि मिड टर्म इलेक्शन जो है पॉसिबल हो सकता है स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी पॉसिबल है कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। इसके बाद जो है एक्सक्लूजन ऑफ म्युनिसिपल इलेक्शन। Municipal elections are excluded to avoid the need for the ratification by at least half of the state legislature, a more complex process। इस बिल में जो है म्युनिसिपल इलेक्शन को नहीं रखा गया है, इसलिए कि म्युनिसिपल इलेक्शन को साइमल्टेनियसली करने का मतलब एक साथ करने का मतलब है म्युनिसिपल इलेक्शन जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। स्टेट सब्जेक्ट पर सिर्फ स्टेट ही जो है लॉ बना सकता है। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, इंडिया में जितना भी स्टेट है उसका हाफ स्टेट जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट जाएगा, उसके बाद जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। इसीलिए जो है म्युनिसिपल इलेक्शन को बाहर रखा गया इस बिल से। उसके बाद जो है की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 129 अमेंडमेंट बिल 2024। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 का जो की फीचर है इस बिल का वो हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले दो चीज किया गया, वो है एक अमेंडमेंट और न्यू आर्टिकल। इसमें कुछ आर्टिकल में जो अमेंडमेंट होगा और कुछ आर्टिकल जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसको हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। इसमें फर्स्ट में जो है अमेंडमेंट ऑफ 3 आर्टिकल। 3 आर्टिकल को जो अमेंड किया गया, द बिल प्रपोज चेंज टू द 3 एग्जिस्टिंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 3 आर्टिकल है उसमें जो है थोड़ा चेंजेस आएगा, उसमें अमेंडमेंट होगा। इसमें आर्टिकल क्या क्या है वो हम लोग जानेंगे। इट अमेंड आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट होगा। ये आर्टिकल 83 जो है वो बताता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 83 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा कितने दिन का होगा, लोकसभा कितने दिन का होगा, उसका बात बताता है। उसके बाद आर्टिकल 172। 172 में ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर कितने दिन का होगा वो आर्टिकल 172 से बताया जाता है। उसके बाद जो है आर्टिकल 327। 327 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 327 में बात होता है जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर में बिल बनाने का, उसके रिलेटेड जो आर्टिकल 327 जो है बात करता है। उसके बाद जो दूसरा चीज इसमें आता है वो इंसर्टेशन ऑफ आर्टिकल 82A। इसमें जो है आर्टिकल 82A जो है ऐड होगा। आर्टिकल 82 ऑलरेडी है, आर्टिकल 82A जो है इसमें ऐड होगा। A new provision, आर्टिकल 82A क्लॉज 6। आर्टिकल 82A ऐड होगा, उसमें जो 6 क्लॉजेस रहेगा, 6 क्लॉजेस के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। Is introduced to enable the simultaneous election. This article is placed after the article 82 which permits to demolition। आर्टिकल 282 के बाद जो है इसमें 82A जोड़ा जाएगा, क्लॉज 1 to 6 जोड़ा जाएगा, जो बात करेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन का, एक साथ जो इलेक्शन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन जो होगा एक साथ, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करेगा। इसमें हम लोग प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 82A हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे 82A का 1 जानेंगे, क्लॉज 1 जानेंगे, टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम लोग जानेंगे प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई द अपॉइंटमेंट डेट फॉर द चेंजेस आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा फॉलोइंग अ जनरल इलेक्शन। मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ
कि जो नेक्स्ट जो लोकसभा होगा 2029 में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसका जो फर्स्ट सिटिंग होगा, इसमें जो है प्रेसिडेंट जो है नोटिफाई करेंगे कि ये जो है बिल जो है इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद जो इसके बाद जो इलेक्शन जो होगा 2034 में इलेक्शन होगा। ये 2034 इलेक्शन से जो है साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो है हो सकता है। उसके बाद 82A क्लाउज 2 का बात करेंगे। कर्टेल टेन्योर फॉर द स्टेट असेंबलीज। कर्टेल टेन्योर फॉर द स्टेट असेंबली का मतलब हो गया कि असेंबली का जो है टर्म जो है जितना 5 साल का होता है उसको थोड़ा काटा जाएगा। असेंबली इलेक्टेड आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट, इसको हम लोग समझेंगे कि असेंबली अपॉइंटमेंट डेट के बाद जो असेंबली इलेक्ट होगा, मान के चलते अपॉइंटमेंट डेट जो है एक 1 जून 2029 हम लोग अपॉइंटमेंट डेट हम लोग इसको मानते हैं कि बिल इस डेट को मान के चलिए, इसको हम लोग अपॉइंटमेंट डेट मानते हैं कि प्रेसिडेंट जो इस डेट को नोटिफाई करते हैं कि ये बिल जो इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद जो है बट बिफोर द लोकसभा टर्म एंड विल हैव देयर टर्म कर्टेल टू अलाइन विद द लोकसभा फुल 5 ईयर टर्म। मान के चलिए 1 जून 2029 को जो है इसको अपॉइंटमेंट डेट हम लोग मानते हैं। उसके बाद से जो है इसका 5 साल जो है टर्म चलेगा। 1 जून 2029 को अपॉइंटमेंट डेट हुआ, उसके बाद जो है 31 मई 2034 तक जो है ये लोकसभा चलेगा। इसके बाद जो हम लोग असेंबली को समझते हैं। बताया गया कि असेंबली इलेक्टेड आफ्टर अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट डेट के बाद जो इलेक्शन जो होता है किसी भी असेंबली का। अब हम लोग समझते हैं असेंबली इलेक्शन का जो अपॉइंटमेंट डेट के बाद जो होता है। इसके बाद मान के चलते अपॉइंटमेंट डेट के बाद जो है 1 जून 2030 के बाद जो है कोई भी असेंबली जो है इलेक्ट हुआ। तो इस असेंबली को जो चलना चाहिए, ये असेंबली चलना चाहिए 2035 तक। 2035 तक ये असेंबली चलना चाहिए, 5 साल चलना चाहिए। बट इस प्रोविजन में कहा गया है कि 2035 तक ये असेंबली चलना चाहिए, बट इसका जो है कुछ जो टर्म जो है काट लिया जाएगा, क्योंकि जो इसका जो अपॉइंटमेंट जो डेट होगा, अपॉइंटमेंट डेट से जो 5 साल जो होगा लोकसभा का वो 2034 होगा। तो ये जो असेंबली जो होगा ये 2034 को डिसॉल्व हो जाएगा, 1 साल पहले जो है ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 साल पहले जो है स्टेट असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाएगा। स्टेट असेंबली का 2035 तक टेन्योर होना चाहिए, मगर इसका जो टेन्योर जो है लोकसभा इलेक्शन के साथ जो है इसका टर्म को जो है एंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है 2034 में जून में या जुलाई में जो है एक साथ जो है इलेक्शन इसका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझा पाया हूँ। अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर से आप इसको बैक करके वीडियो को फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद 82A सब क्लॉज 3 का बात करते हैं। इसमें बताया गया इलेक्शन कमीशन रोल इन कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन का रोल के बारे में बताया जाता है, जो किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन को कंडक्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन इज टास्क टू कंडक्टिंग द जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली साइमल्टेनियसली। इस 82A सब क्लॉज 3 के द्वारा जो है इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू कि आप लोकसभा और जितना भी स्टेट लेजिस्लेटिव है सबका जो इलेक्शन जो है आप एक साथ में करवाइए। उसके बाद जो है डिफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। 82A सब क्लॉज बात करता है डिफिनेशन, साइमल्टेनियस इलेक्शन का डिफिनेशन क्या होगा उसका बात करता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन आर डिफाइंड एज द जनरल इलेक्शन हेल्ड फॉर द constituting the house of the people and all the legislative assembly together। 82A4 बात करता है, डिफाइन करता है कि जनरल इलेक्शन जो होगा वो एक हाउस ऑफ पीपल लोकसभा का और ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली का एक साथ जो है इलेक्शन होगा। उसके बारे में ये डिफिनेशन बयान करता है, बताता है, डिफिनेशन बताता है। उसके बाद जो है 82A5 का बात करते हैं। 82A5 जो है वो बात करता है एक्सेप्शन क्लॉज फॉर द असेंबली इलेक्शन। एक्सेप्शन के बारे में बात किया जाता है। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन में रिकमेंडेड पोस्टपोनिंग ऑफ पर्टिकुलर असेंबली इलेक्शन इफ इट डिटरमाइन simultaneous इलेक्शन आर नॉट feasible। इसमें बताया गया है, इस क्लाउज में जो एक्सेप्शन बताया गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया में जितना भी स्टेट है, अगर किसी स्टेट का या किसी असेंबली का अगर इलेक्शन नहीं कर पाता है किसी प्रॉब्लम से, तो उसको जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर मान के चलिए सब स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, अगर मान के चलिए कि महाराष्ट्र का इलेक्शन किसी तरह से नहीं हो पा रहा है,
तो महाराष्ट्र का इलेक्शन को जो पोस्टपोन किया जाएगा और उसके बाद जितना भी असेंबली स्टेट है सबका जो है एक साथ होगा। उसके बाद जो है द प्रेसिडेंट कैन देन इशू एन ऑर्डर फॉर दोज इलेक्शन टू बी कंडक्टेड सेपरेटली। अगर इलेक्शन नहीं हो पाएगा उसके बाद जो प्रेसिडेंट जो है एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है उसके बाद हो। उसके बाद जो है 6 में 82A6 इसमें बात होता है अलाइनमेंट ऑफ डिफर्ड इलेक्शन। If an assembly election is deferred, the term of that assembly will still end with the full term of the Lok Sabha elected in the General Assembly. इस क्लाउज में बताया गया है कि मान के चलिए फर्स्ट जून 2034 को लोकसभा का इलेक्शन होता है और इसका टेन्योर जो खत्म होता है 1 जून 2039 को टेन्योर खत्म होता है। और मान के चलिए कि महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है 1 सितंबर को हुआ, 1 सितंबर 2034 को इलेक्शन हुआ। तो इसका जो है 5 साल टर्म जो होगा 1 सितंबर 2039 को होना चाहिए, 1 सितंबर 2039 को होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, इसका जो इलेक्शन जो एक साथ में अगर 2 महीने बाद भी इलेक्शन होगा, 1 साल बाद भी इलेक्शन होगा। अगर मान के चलिए ये इलेक्शन 2035 में भी होता है तो इसका जो है 2040 तक होना चाहिए। मगर इलेक्शन जो इसका साथ ही में साइमल्टेनियसली इलेक्शन होता है। इसी के बारे में ये आर्टिकल जो बताया गया। उसके बाद जो है प्रपोज अमेंडमेंट टू द लोकसभा टर्म एंड डिसोल्यूशन, जो बताया गया लोकसभा का टर्म एंड डिसोल्यूशन कब होगा इसके बारे में बताया गया। चेंज टू आर्टिकल 83 लोकसभा टर्म एडजस्टमेंट, लोकसभा का जो टर्म एडजस्टमेंट होगा उसके बारे में बताया गया। फिक्स टर्म विद फ्लेक्सिबिलिटी, आर्टिकल 83 प्रिस्क्राइब अ फिक्स 5 ईयर टर्म फॉर लोकसभा अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। आर्टिकल 83 जो है बताता है कि 5 साल के लिए जो है लोकसभा होगा अगर लोकसभा जो है पहले डिसॉल्व नहीं होगा। न्यूज क्लाउज में क्या बताया गया 83 में जो है चेंजेस होगा उसमें बताया गया इफ लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग इट्स फुल टर्म द नेक्स्ट लोकसभा विल ओनली सर्व द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द ओरिजिनल टर्म। इसमें जो चेंजेस हुआ है कि लोकसभा जैसे पहले क्या होता था, अभी जैसे मान के चलिए 2034 में इलेक्शन हुआ, इसका जो फुल टर्म जो चलेगा 2039 तक चलना चाहिए, 5 साल। अगर मान के चलिए कि अगर 2037 में अगर मान के चलिए 2037 में ये गवर्नमेंट जो है फॉल हो गया, गवर्नमेंट जो है 2037 में फॉल हो गया, उसके बाद फिर से न्यू इलेक्शन होगा और वो जो इलेक्शन होगा 2039 तक वो इलेक्शन चलेगा। वो जो टर्म जो रहेगा जो 2 साल के लिए, फिर से न्यू गवर्नमेंट जो बनेगा सिर्फ वो 2 साल रहेगा, उसके बाद फिर जो 2039 में जो है इलेक्शन होगा। अभी मान के चलिए कि 2024 में इलेक्शन हुआ, ये जो चलेगा 2029 तक ये टर्म चलेगा, अभी का जो लोकसभा है 2029 तक चलेगा। मान के चलिए 2026 में जो ये गवर्नमेंट गिर जाती है उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा, ये जो है 2031 तक चलेगा। अभी का रूल के हिसाब से ये जो है 31 तक चलेगा। अभी के हिसाब से न्यू रूल जो है 2034 में इलेक्शन होगा और 2039 तक चलेगा। अगर मान के चलिए 2037 में अगर ये सरकार गिर जाता है तो फिर से इलेक्शन होगा, वो जो इलेक्शन जो होगा 2039 तक चलेगा, सिर्फ 2 साल चलेगा, न कि 5 साल चलेगा। ये जो है आर्टिकल 83 में जो न्यू जो प्रोविजन आया ये आया। यहाँ जी सेम एक्सप्लेनेशन किया हुआ है जो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। क्लैरिफिकेशन ऑन न्यू हाउस, द न्यू Lok Sabha form after the midterm election will not be a continuation of the dissolved house। से बताया गया कि मिड टर्म में जो लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन होगा। मिड टर्म इलेक्शन होने के बाद जो रिमेनिंग पीरियड जो रहेगा जिसमें 2 साल है वो जो है फिर से फ्रेश होगा, वो 2 साल फ्रेश होगा। पिछले इसमें आगे बताया गया पेंडिंग बिल इन द डिसॉल्व हाउस विल एक्सपायर एज दे डू आफ्टर द फुल टर्म, जिसमें जो पेंडिंग बिल रहेगा वो जो है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जो 2 साल के लिए जो नया जो इलेक्शन होगा 2 साल के लिए वो फ्रेश इलेक्शन होगा, फ्रेश हर चीज रहेगा। तो वो जो है जैसे फुल टर्म में जो एक्सपायर हो जाता है उसी तरह से एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो है अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 327 इनेबलिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। आर्टिकल 327 जो है गिव पार्लियामेंट अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन इंक्लूडिंग इलेक्टोरल रोल एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो आर्टिकल 327 जो है पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि स्टेट लेजिस्लेचर पे इलेक्शन के रिलेटेड जो है इलेक्टोरल रोल के रिलेटेड डिलिमिटेशन के रिलेटेड जो है बिल बना सके। उसके बाद जो अमेंडमेंट प्रोसेस एडिंग कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लिस्ट, इसमें जो है
इलेक्शन एक साथ कराने का जो है लिस्ट जोड़ेगा। उसके बाद जो है दिस इंश्योर पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजन टू अलाइन इलेक्शन फॉर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद जो है पार्लियामेंट के पास जो पावर रहेगा कि इलेक्शन एक साथ करवाने के लिए, उसके पास जो है पावर रहेगा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और बोथ हाउस पार्लियामेंट के लिए। इसके बाद जो है प्रपोज अमेंडमेंट्स फॉर स्टेट असेंबलीज चेंज टू आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। 172 जो आर्टिकल 172 जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का बात करता है, इसमें भी चेंजेस आई है। इसमें क्या चेंजेस है वो हम लोग जानेंगे। सिमिलर टू लोकसभा, लोकसभा का सिमिलर होगा। स्टेट असेंबली टर्म विद आल्सो अलाइन विद द अनएक्सपायर्ड टर्म विद द प्रोविजन। जो प्रोविजन लोकसभा का होगा उसी तरह प्रोविजन जो है स्टेट लेजिस्लेचर का भी होगा। मान के चलिए कि 2034 में असेंबली का इलेक्शन होता है और वो असेंबली का इलेक्शन जो है 2039 तक चलना चाहिए। अगर मान के चलिए 2037 में कोई इलेक्शन सरकार गिर जाता है, ये जो है फिर जो 2 साल के इलेक्शन होगा 2039 में जो फिर से ये खत्म हो जाएगा। अभी के हिसाब से जो है अगर 2037 में अगर इलेक्शन होगा तो ये जो है 2042 तक चलना चाहिए। अभी के हिसाब से 2042 तक चलना चाहिए, मगर उस टाइम जो ये बिल लागू होने के बाद जो है ये सिर्फ फिर 2 साल के लिए फिर चलेगा, मिड टर्म इलेक्शन होगा। इफ द असेंबली इज डिसॉल्व बिफोर इस फुल टर्म, इलेक्शन विल बी कंडक्टेड फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द डिसॉल्व असेंबली। मान के चलिए 2034 में जो है इलेक्शन हुआ है और ये इलेक्शन जो है 2039 तक चलना चाहिए। ये असेंबली जो है 2039 तक चलना चाहिए। अगर 2037 में अगर सरकार गिर जाता है तो फिर भी 2039 ही तक ये सरकार चलेगा। जो न्यू सरकार जो बनेगा ये 2 साल ही तक असेंबली चलेगा। उसके बाद जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है द यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, यूनियन टेरिटरीज के बिल के रिलेटेड जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया। पर्पज ऑफ द बिल अलाइन विद द यूनियन टेरिटरी विद द फ्रेमवर्क ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसमें भी सेम चीज बताया गया कि यूनियन टेरिटरीज भी जो है साथ में इलेक्शन होगा। दिस इज बिकॉज यूनियन टेरिटरी आर गवर्नमेंट अंडर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम दैट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट। ये यूनियन टेरिटरी लॉ इसलिए लाया गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो बिल बनता है वो अलग होता है और यूनियन टेरिटरीज का जो होता है अलग से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल में एक स्कीम है, उस हिसाब से जो है उसका यूनियन टेरिटरी का लॉ अलग बनता है और स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ अलग बनता है पार्लियामेंट के द्वारा। इसीलिए दोनों का जो है अलग अलग बिल लाया गया है। यूनियन टेरिटरीज में क्या अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 जो है इसमें भी जो है एडजस्टमेंट टू इनलेवल सिंक्रोनाइज इलेक्शन इन द यूनियन टेरिटरीज, इसमें भी एक साथ में इलेक्शन कराने का बात किया गया है यूनियन टेरिटरीज में। गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट 91, सिमिलर चेंजेस फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए भी सिमिलर चेंजेस किया गया कि दिल्ली का भी इलेक्शन जो है एक साथ होगा। उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, अमेंडमेंट टू इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर विद इन द साइमल्टेनियस इलेक्शन फ्रेमवर्क। जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरीज का जो बिल है वो भी चेंजेस होगा, इसमें उसके लिए भी बताया गया कि एक साथ में इलेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द वन नेशन वन इलेक्शन नंबर गेम का बात करेंगे। इसमें जो है नंबर गेम का बात करेंगे। क्या एनडीए गवर्नमेंट के पास नंबर है कि इस बिल को पास करवा पाए, नहीं करवा पाए, इस बिल को हम लोग डिटेल से जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल रिक्वायर्ड अ 2/3 मेजोरिटी टू क्लियर द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। Based on the number of MPs who voted on introducing the bill, it's appeared that the BJP does not have that majority. जब इंट्रोडक्शन हुआ इस बिल का उस टाइम जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है इंट्रोडक्शन होता है बिल का, उस वक्त देखा गया कि बीजेपी के पास जो है मेजोरिटी नहीं है। उसके बाद एक मनिकम टेगोर जो है कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। जिस दिन इस बिल का जो इंट्रोडक्शन हुआ था उस दिन जो 2/3 मेजोरिटी जो था 360 वोट था। टोटल मेंबर जो प्रेजेंट है लोकसभा में वो 461 था। 461 का जो है 307 होता है 2/3। उसमें जो है गवर्नमेंट को सिर्फ 263 मिला, 263 वोट मिला और ओपोजिशन को जो है 198 वोट मिला। तो इससे ये बताया गया है कि 2/3 मेजोरिटी जो है गवर्नमेंट के पास नहीं है। उसके बाद हम लोग ये तो प्रेजेंट जो मेंबर्स है 461, हम लोग पूरा भी डिटेल से जानेंगे किस तरह से लोकसभा का बिल जो है पास करवा सकती है बीजेपी या नहीं करवा सकती, हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे।
Normally, a simple majority of those present and voting is enough to allow a bill to be tabled. जब बिल इंट्रोडक्शन होता है, जब बिल पार्लियामेंट में आता है तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है तो बिल जो है प्रेजेंट हो जाता है। इन दिस केस द नंबर वाज 231 विच बीजेपी क्लियरली इजी, क्योंकि बीजेपी को जो है 263 वोट मिला था और जो सिंपल मेजोरिटी जो होता है 231 का होता है, तो 231 का चाहिए था बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए। और बीजेपी के पास जो है उस दिन जो है 263 था, बीजेपी के पास सिंपल मेजोरिटी था, तो बिल जो है इंट्रोड्यूस हो गया। अगर मान के चलिए कि 230 नहीं रहता बीजेपी के पास तो ये बिल जो इंट्रोड्यूस नहीं होता। However, legislation to amend the constitution requires approval from the two-thirds of the members present and voting. In that case, if today's vote were meant to pass the bill, the proposal would have lost. उस दिन बिल इंट्रोडक्शन हुआ, उस दिन जो है 307 जो है चाहिए था गवर्नमेंट को बिल पास कराने के लिए। अगर उस दिन बिल जो है गवर्नमेंट पास कराना चाहती तो ये जो बिल पास नहीं होता और गवर्नमेंट जो हार जाती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है सिर्फ 263 ही था और टू थर्ड मेजोरिटी के लिए 307 चाहिए था। अगर उस दिन बिल गवर्नमेंट पास कराना चाहती तो गवर्नमेंट का जो है बिल फेल हो जाता, गवर्नमेंट बिल पास नहीं करवा पाती। अभी जो हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। इन लोकसभा इंडिया हैज 292 एमपी। लोकसभा एनडीए के पास जो है 292 एमपी है एक्सक्लूडिंग द स्पीकर, while the opposition India Alliance has support 236। ओपोजिशन जो इंडिया अलायंस है उनके पास जो है 236 एमपी है इंक्लूडिंग थ्री इंडिपेंडेंट। थ्री इंडिपेंडेंट का जो है सपोर्ट है इंडियन अलायंस को। देयर आर 6 पार्टीज विथ 9 एमपी। यहाँ जो है 6 पार्टीज है जिनके पास जो 9 एमपी है, जो किसी के साथ नहीं है, जो इंडिया अलायंस के साथ भी नहीं है और एनडीए अलायंस के साथ नहीं है। उसमें जो है अकाली दल है, एआईएम है, एएसपी है, कांसीराम चंद्रशेखर की पार्टी है, विथ विच वन एमपी हैव मेड इट क्लियर दे विल अपोज द बिल। एआईएम जो है इन्होंने बोल दिया कि मैं बिल को अपोज करूंगा। एएसपी जो है चंद्रशेखर ने इन्होंने भी बोल दिया कि मैं जो है बिल को जो है अपोज करूंगा। उसके बाद 4 एमपी है वाईएसआर कांग्रेस का, उन्होंने पहले बता दिया है कि बिल का जो है हम समर्थन करेंगे, हो सकता है वो भी बिल का अपोज करें। हो सकता है कि वाईएसआर जो कांग्रेस जो है ये रीजनल पार्टी है, तो हो सकता है रीजनल पार्टी जो है इस वन इलेक्शन को जो अपोज कर सकता है। उसके बाद रीजनल पार्टी जिसमें डीएमके है, तृणमूल कांग्रेस है, इन्होंने बिल के अगेंस्ट में वोट किया है। उसके बाद जो है 4 इंडिपेंडेंट है, इंजीनियर राशिद एंड अमृतपाल सिंह जो जेल में है। सब्रजीत खालसा एंड उमेश भाई जो है वो अभी उनका मालूम नहीं चला कि वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उनका भी मालूम नहीं चला। देयर इज देयर इज वन वैकेंसी in the 543 member of the Lok Sabha, where 362 votes are needed for two-third majority when the House is in full strength। जब ये हाउस फुल स्ट्रेंथ पे बैठेगी, जब ये बिल पार्लियामेंट में आएगा, हर पार्टी जो है व्हिप जारी करेगी। व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि हर पार्टी जो है कंपलसरी कर देगी एमपी के ऊपर कि आपको जो है पार्लियामेंट में आना ही आना है। उस हिसाब से 362 वोट चाहिए बिल को पास करने के लिए। बिल को पास करने के लिए 362 टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए। बीजेपी के पास जो है 292 एमपीज है, 292। एनडीए के पास जो है 292 एमपी है। अराउंड अराउंड 70 वोट्स चाहिए, 70 एमपीज चाहिए और इस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि एनडीए के पास जो है एनडीए के पास जो है 292 है और इस बिल को पास कराने के लिए 362 बिल चाहिए। ये जो बिल जो है जेपीसी में भेज दिया गया, वहाँ डिटेल डिस्कशन होगा, उसके बाद जो फिर बिल आएगा। और ये 70 वोट आने के लिए इसमें जो है रीजनल पार्टी का भी और कांग्रेस का भी सपोर्ट चाहिए। इससे समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इन लोग का भी सपोर्ट चाहिए, तभी ये बिल पास हो पाएगा। अपोजिशन का भी सपोर्ट चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। अगर अपोजिशन ये 70 वोट जो कम हो रहा, अपोजिशन अगर सपोर्ट नहीं करती है तो ये बिल जो है पास नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग राज्यसभा का सिनेरियो समझते हैं। इन राज्यसभा द रूलिंग पार्टी के पास जो है, जो बीजेपी के पास जो है 122 मेंबर्स है। एक्सपेक्टेड टू राइज वन द ऑनगोइंग प्रोसेस टू फिल वैकेंसी इज कंप्लीट। मान के चलिए कि 222 मेंबर है बीजेपी के पास और अभी जो स्ट्रेंथ है 243 है और अपर हाउस का जो टू थर्ड मेजोरिटी जो रिक्वायर्ड है 162।
टू थर्ड जो होता है 162 होता है, और एनडीए के पास जो है 122 है। यहाँ भी जो है 40 वोट जो है कम हो रहा, 40 एमपी जो है यहाँ भी कम हो रहा। तो यहाँ भी है जो अपोजिशन का सपोर्ट बीजेपी को चाहिए, तभी बिल पास करवा पाएगी, नहीं तो बिल पास नहीं करवा पाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।